समाजकारी की ऑनलाइन क्लासेस ये है। और मैं बात करूंगा यूजीसी नेट समाजकार्य प्रश्न पत्र सेकंड पेपर पर। यानी ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2016 का। 2016 में दो बार एग्ज़ाम हुए थे। एक बार जुलाई 2016 में हुआ था और एक सितंबर 2016 में हुआ था। ठीक है, दो बार पेपर हुए थे। हालांकि दिसंबर में पेपर होना था 2016 में, परंतु दिसंबर में नहीं हुआ, डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी। तो 22 जनवरी 2017 को पेपर हुआ, ये 2016 का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये आज पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है, समाजकारी का प्रश्न पत्र है। यदि आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट का समाजकारी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है, पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, उसके बाद आपको जवाब देने हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है, पहला कहता है व्यवस्थित रूप से गठित है, दूसरा कहता है उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तीसरा कहता है कि व्यक्ति पर जोर देता है, चौथा कहता है स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है। तो बताओ यहाँ पे सही विकल्प क्या होना चाहिए? ऑप्शन का चुनाव करो। 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्लीज। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहे हो, यानी ये 4 वाला विकल्प, ये गलत है। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि जैसे कि अगर ऑप्शन नंबर आपने डी का चुनाव किया है तो ये गलत जवाब दिया है आपने। ठीक है, वह समूह सामाजिक समूह कार्य में होता है। एक तो व्यवस्थित रूप से गठित होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तीसरा व्यक्ति पर जोर देता है। अच्छा, व्यक्ति पर जोर देने की बात अगर मैं करता हूँ तो HB ट्रेकर ने कहा है, ठीक है, ग्रुप वर्क में। इसलिए उसने सेवा समूह के सदस्यों को सेवार्थी के नाम से या व्यक्ति के नाम से संबोधित किया है, तो ये वाला विकल्प रहेगा। स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, तो ये गलत जवाब होगा। ठीक है, तो ABC यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2016 के आधार पे कि वहाँ आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 का ही चुनाव किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आज के ट्रेंड में, या मैं इस पे आलोचना करके इस प्रश्न की बात करता हूँ, ठीक है, 2025 में, तो आपको बता दूं मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए A और B, केवल और केवल ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। समझते चलिए दोनों बातों को, मैं दोनों चीज़ें से तरीके से आपको समझाने के प्रयास करूंगा। जैसे पहला कहता है व्यवस्थित रूप से गठित होता है, ये बात सत्य है। ठीक है, उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, या आपने उद्देश्य में भी पढ़ा, ये भी बात सत्य है। स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, ये गलत है, स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। व्यक्ति पर बल देता है, HB ट्रेकर ने कहा, यह भी बात सत्य है। लेकिन यहाँ प्रश्न में HB ट्रेकर का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने C को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब दिसंबर 2025 में आपके एग्जाम होने वाले हैं। यदि ऐसे प्रश्न बने तो आप जवाब क्या दें? मेरे हिसाब से आप ऑप्शन सेकंड का चुनाव करें। ये सार्वभौमिकता के आधार पर सत्य होगा। तर्क वितर्क के माध्यम से अगर आप क्लेम भी करोगे तब भी आप ऑप्शन सेकंड वाले को करेक्ट कर दोगे। ठीक है, तर्क वितर्क के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति पर जोर दे रहा है, तो व्यक्ति पर जोर देने का मतलब है ये बात HB ट्रेकर ने कही है। अगर उनके अकॉर्डिंग कहा जाता तो बात सत्य थी, किसी के अनुसार नहीं था यहाँ पे। और क्योंकि ये व्यक्ति पर बल देने का मतलब है सीधा सीधा केस वर्क, सीधा सीधा केस वर्क। बात समझ में आ रही नहीं? बताओ, पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल अच्छा था, जी सर। है ना? तो इस तरीके से चीज़ों को समझकर ही आप लोगों को जवाब देना है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सामुदायिक संगठन में संचेतना एक उपागम है। ठीक है, और इस प्रश्न का विकल्प क्या होना चाहिए? बताएं।
क्या होना चाहिए? आप लोग भी अपना जवाब देते रहें। सर या समूह स्तर पर लोगों को संगठित करना या प्रैक्टिस, कंफ्यूजन है दोनों में। या तो प्रैक्सिस या तो सर समूह तीसरा स्तर पर है, लोगों को संगठित करना। आएगा इसका। सी। ऑप्शन नंबर सी है सर। बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखो, इस प्रश्न के आधार पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि समूह स्तर पर लोगों को संगठित करना, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, विकल्प नंबर तीसरा सही रहेगा। एक बच्चे ने यहाँ पे जवाब दिया प्रैक्सिस के बारे में, ठीक है। ये देखो, सामुदायिक संगठन में जो संचेतना का उपागम है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका संबंध और इसका विचार अगर किसी विद्वान से मिलता है तो उसका नाम है पाउले फ्रेरे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये उपागम समुदाय के लोगों में ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना बेसिकली उत्पन्न करने पर केंद्रित है ना। तो चिंतन और क्रिया का जो है संयोजन कहलाता है। चिंतन मतलब रिफ्लेक्शन कह लीजिए, और क्रिया मतलब एक्शन कह लीजिए, उन दोनों का संयोजन है प्रॉक्सिस शब्द, ठीक है। बट यहाँ इस प्रश्न का जवाब मैडम ऑप्शन नंबर तीसरा होगा कि सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम बेसिकली समूह स्तर पर लोगों को संगठित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है? अब ध्यान से सुनना है कि परामर्श, देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। ये काउंसलिंग के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा बेसिकली सही नहीं है ये आपको बताना है। प्लीज जवाब। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, पहले ऑप्शन की तरफ आप लोग का झुकाव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। थर्ड साइड से सर तीसरा तीसरा भी नंबर। ओके, मैं आपको बता दूं, परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का प्रदान किया जाता है, बल्कि केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। क्यों नहीं भाई? यहाँ पे देखो गलत लिख दिया है कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया जाता कह रहा है, तो ये गलत लिखा हुआ है। और ये पूछा था कि कौन सा गलत है, समस्या का समाधान किया जाता है, तीसरे का ना पहला सही है, ठीक है। दूसरा, परामर्श एक प्रक्रिया, ये सही बात है। परामर्श लक्ष्य और व्यक्ति की वर्तमान समस्या के समाधान और उसे समर्थ बनाना है ताकि वो भावी कार्य के लिए बेसिकली तैयार हो सके, यानी ये भी बात सत्य है, ठीक है। परामर्शदाता और परामर्शार्थी, यानी आप क्लाइंट कह लीजिए, सेवार्थी कह लीजिए, उसकी पसंद और योजना समायोजन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करने में मदद करना, यानी ये भी बात सही है। सवाल तो ये पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका पहला सही विकल्प होगा यहाँ पर, ओके सर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहला गलत है। परामर्श में केवल मार्गदर्शन दिया जाता है, ये कह रहा है, ठीक है, और ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बल्कि व्यक्ति को समस्या के समाधान की क्षमता विकसित करने में भी उसकी मदद करता है, ठीक है। केवल सलाह देना ही नहीं होता है, ठीक है, समस्या का समाधान भी करना होता है वहाँ पे। सही जवाब है पहला यहाँ पर। अगला सवाल देखिए कि अपने गणितीय माध्य में एक्स के सभी मूल्यों के विचलनों का योग क्या कहलाता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी दे सकते हो मुझे आप प्लीज। शून्य। शून्य सर। शून्य कह रहे हैं, चलिए ठीक है। और भी कोई बच्चा है जो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना उचित समझेंगे? सर न्यूनतम। न्यूनतम की बात भी कह रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अपने गणितीय माध्य में एक्स बार है, ये एक्स बार को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है या एवरेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बार नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे बार भी होता है। उनके सभी मूल्यों के विचलनों का अगर मैं योग की बात करूंगा तो वो 0 होता है, शून्य होता है। मैं एक फार्मूला इसका बताता हूँ, सिग्मा ब्रैकेट में यक्स माइनस यक्स बार इज इक्वल 0, ठीक है। ये है बेसिकली गणितीय या अर्थमेटिक मीन के, ठीक है, मूल्यों का विचलन का योग इसको कहा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये इसको सूत्र बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये शून्य है यानी 0 है। ये फार्मूला चाहो तो अपने कॉपी पर मेंशन कर लो। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका विकल्प तीसरा, ठीक है। हर एक प्रश्न को यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को व्याख्या दे रहा हूँ, तो आशा भी करूँगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ कर अपने कॉपी पर मेंशन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है कि किसी असममित वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है,
ये मैं डीप में पढ़ाया है आप लोगों को। ये देखो, जो असममित वितरण होता है इसको हम लोग इंग्लिश में स्विक्नेट बोलते हैं इसको, है ना, स्विक्ट आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। और इनमें जब माध्य की बात हो, माध्यिका की बात हो और बहुलक की बात हो, ठीक है, मीन मीडियन मोड की, इनके बीच में एक सांख्यिकीय संबंध बनता है। तो जब सांख्यिकीय संबंध बनता है तो वो एक सूत्र आया था, और वो सूत्र दिया था किसने, पता है आप लोगों को? कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है। और फार्मूला क्या था? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सर इसका मोड। तीसरा नंबर आई थिंक। नहीं, चौथा बहुलक यानी मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को नोट करवाया है और कॉपी पर लिखवाया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। हो सकता है यूजीसी नेट में इस तरीके के सवाल आप लोगों को मिल जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 6, ठीक है। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का मतलब बताना है, ठीक है। चलिए बताइए एक बार इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? आसान। सर सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प आप कह रहे हैं कि सेकंड विकल्प होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पुरुषों एवं महिलाओं के बीच घरेलू कार्यों का विभाजन समान है, नहीं, ये तो गलत बात लिखा हुआ है, ठीक है। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का मतलब बताना है, श्रम के घरेलू विभाजन में, तो ये पहला गलत है। महिलाएं घर पर अधिकांश अद्रत श्रम संबंधित कार्य करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जेंडर बेस्ड डिवीज़न है ये ऑफ डोमेस्टिक लेबर। इसका मतलब है कि लिंग आधारित श्रम का घरेलू विभाजन घर के भीतर कार्यों का ऐसा बंटवारा जिसमें महिलाओं पर घरेलू देखभाल, ठीक है, और अनपेड का मतलब अदत्त बोला जाता है उसको, अनपेड कार्यों की जिम्मेदारी अधिक होती है। बल्कि अगर हम बात करें पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में तो मुख्यतः आय अर्जन में संलग्न होते हैं, यानी पेड वर्क में संलग्न होते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए श्रम के घरेलू विभाजन का, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही जवाब होगा, दूसरा करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। और श्रमिक बल में महिलाओं में प्रवेश में वृद्धि हो रही है, नहीं, गलत हो जाएगा। श्रमिक बल में दोनों लिंगों के व्यक्तियों को समान संख्या होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो आप पर जाएगा सेकंड वाला, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज मैंने दूसरा पैड आप लोगों के लिए मंगवा लिया है, ठीक है। तो आज लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब मैं पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, जब लिख रहा था तो उस समय जिगजैग तरीके से स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन आज आप लोगों को कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही होगी। क्या इस तरीके कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं ना, बताइए। तो नहीं सर, सही है। हाँ, तो अब आप क्या करें, इसको ना जैसे जैसे जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ उसको नोट भी करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ है। आपको आसानी से आप जो जानते 1958। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बताया। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम बेसिकली 1958 में भारत में बेसिकली पारित हुआ था, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने पहला बताया है मुझे। अपराध करने वाले व्यक्ति या विशेषकर प्रथम अपराधी को सुधार का अवसर देना, ताकि उन्हें जेल भेजने के बजाय समाज में रहकर परिवीक्षा के अधीन सुधारा जा सके। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, मूल अधिकारों, ठीक है, मूल अधिकारों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का अंत शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सर, सेकंड समानता का अधिकार। बिल्कुल समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है, मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है। जवाब बताइएगा प्लीज एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होना चाहिए? आकलन, निर्देश, विकास, सेकंड। ओके, आप कह रहे हैं आकलन, निर्देश, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि निम्नलिखित में से निष्पत्ति मूल्यांकन की मुख्य प्रक्रिया पूछी गई है, मतलब आउटकम्स, इसको क्या बोला जाता है? आउटकम
इवैल्यूएशन शब्द, ठीक है, ये शब्द बोला जाता है। आउटकम इवैल्यूएशन का उद्देश्य ये जानना होता है कि किसी कार्यक्रम या हस्तक्षेप का परिणाम क्या है ना, यही जानना होता है हम लोगों को। अब देखो इसमें बेसिकली क्या शब्द दिए गए हैं कि इस मुख्य प्रक्रिया में सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, पहचान होता है, ठीक है, मापन होता है, प्रबंधन होता है, ठीक है, ये करेक्ट जवाब है। मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य का निष्पादन को मूल्यांकित करना होता है, ठीक है, मूल्यांकित करना होता है। तो पहचान, मापन, प्रबंधन, सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूह भी कहा जाता है, यानी डैश भी कहा जाता है, तो क्या नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या विकल्प का चुनाव करना उचित समझेंगे, प्लीज बताएं। सर कार्य डिजाइन, कार्य डिजाइन, डिजाइन कह रहे हैं। देखिए यहाँ बेसिकली सही जवाब होगा वर्गीकरण, कार्यों का वर्गीकरण। कार्य का मतलब जानते हो क्या था? जॉब। यहाँ पर बेसिकली लिया गया है कार्य के अर्थ में जॉब का मतलब, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ है जॉब क्लासिफिकेशन। किसी संगठन में ना जब समान प्रकार के कार्य, मतलब समान प्रकार के, तो थर्ड नंबर होगा। सुनिए तो सही, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में सुनिए, थर्ड नंबर नहीं होगा। कहा कि किसी संगठन में एक प्रकार के कार्य, एक प्रकार के कार्य का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का जॉब, समान प्रकार के कार्य हुए, सिमिलर जॉब हुआ, तो उनके स्वभाव और उत्तरदायित्व और योग्यता के आधार पे समूह में विभाजित किया जाता है, तो उसे कार्य वर्गीकरण कहा जाता है। समूह में विभाजित कर रहे हो ना, तो उसे कार्य वर्गीकरण कहोगे, मतलब जॉब क्लासिफिकेशन कहोगे। एक प्रकार के कार्यों का समूहन कार्य वर्गीकरण कहलाता है। और जो कार्य डिज़ाइन बता रहे थे उसका मतलब सुन लीजिए, जॉब डिज़ाइन कार्य को कुशलता से संपन्न करने की संरचना तैयार करना होता है। डिज़ाइन का मतलब संरचना ही होता है। जॉब की कुशलता से संपन्न कार्य करने की जो संरचना होती है उसको तैयार करना होता है, और तैयार नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, एक प्रकार के कार्यों का समूहन लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, जो बच्चे कह रहे हैं कार्य मूल्यांकन होगा, कार्य का सापेक्ष महत्व या मूल्य निर्धारित करना होता है मूल्यांकन। कार्यों के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करना कहलाता है जॉब इवैल्यूएशन। और अभी तक तो बेसिकली किसी बच्चे ने जवाब तो नहीं दिया कार्य वर्णन, लेकिन इसके बारे में सुन लीजिए कि कार्य की प्रकृति, उसके नेचर, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का विवरण जब दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कार्य का एक्सप्लेनेशंस या कार्य का वर्णन कह सकते हो आप लोग यहाँ पे। सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, वरना दिक्कत कर देगा ऐसे सवाल आपके परीक्षा में, 2 अंक आपको कम कर देंगे। अच्छे से समझाया है चारों विकल्प के बारे में, चीज़ें समझ कर कॉपी पर मेंशन भी करते रहें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर का सवाल। किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार डैश द्वारा बताया गया था, ठीक है। अच्छा सवाल है, बता दोगे? नाम फेमस है इस पर्सन का, अल्बर्ट कोहेन से। किशोर अपराध में उप संस्कृति का जो सिद्धांत है पहली बार किसके द्वारा बताया गया? उप संस्कृति का सिद्धांत मार्टिन द्वारा। सर मार्टन। ओके, यहाँ अगर आपने जवाब दिया है मर्टन का नाम तो सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड रॉबर्ट मर्टन अमेरिका के समाजशास्त्री थे। किशोर अपराध उप संस्कृति सिद्धांत पहली बार मर्टन द्वारा ही बताया गया है, ये बात सही है। अब एक बच्चे ने अल्बर्ट कोहन का नाम भी बताया है, मैं बताता हूँ। अल्बर्ट कोहन महोदय ने भी हालांकि सब कल्चर थ्योरी के बारे में बताया है, ये बात सत्य है, और उनकी एक किताब भी आई थी डिलिक्विंट बॉय करके, द कल्चर ऑफ द गैंग। उस किताब में उन्होंने उप संस्कृति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, परंतु एक छोटा सा अंतर मिला उनमें।
उनमें उन्होंने जिक्र किया था निम्न वर्ग के किशोर के बारे में। सवाल में निम्न वर्ग नहीं लिखा हुआ है। अगर निम्न वर्ग लिखा होता मैडम तो अल्बर्ट कोहन का नाम आप सही दे रहे थे। सवाल में तो उप संस्कृति के सिद्धांत को दर्शाया गया है, इसलिए आर.के. मर्टन का नाम सही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर, यानी 12th नंबर का सवाल। किसी कामना अथवा इच्छा, कामना इच्छा मतलब मीनिंग एक ही निकालेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर कहता है कि इसकी अभिव्यक्ति के प्रकटन से अवरुद्ध किया जाने वाला क्या कहलाता है। यह है सवाल, बताइए बताइए। सर पश्चगमन। सर पहला सर अस्वीकृति। चलिए अलग अलग जवाब आए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 12 में प्रेक्षण कामना अथवा इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रकटन से अवरुद्ध किया जाना निग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? निग्रह कहलाता है। अब म्यूट हो जाइए। निग्रह का मतलब होता है रिप्रेशन, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की कामना, इच्छा या भावना को ना चेतन रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है, अर्थात उसे अवचेतन मन में दबा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब अवचेतन मन में कोई चीज़ दबा देते हैं तो वह निग्रह का पैटर्न बनता है, रिप्रेशन का शब्द बनता है। और यही डिफेंस मैकेनिज्म शब्द है। और ये शब्द जानते हो किसने दिया था? पता होना चाहिए आपको। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, वेरी गुड, सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा निग्रह को, आप अच्छे समझ पाओगे। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्रोध महसूस करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्रोध महसूस करता है परंतु सामाजिक रूप से व्यक्त नहीं करता, वो उसके प्रति क्रोध है बट वो सामाजिक रूप से व्यक्त नहीं कर रहा है, तो उसे भीतर ही दबा देता है। उसे क्या कर रहा है? वो व्यक्ति भीतर ही दबा दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका अर्थ बनेगा निग्रह। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निग्रह बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बच्चे ने जवाब दिया था पश्चगमन शब्द। मैं बता दूं इसके बारे में भी थोड़ा सा कि पश्चगमन क्या होता है। यहाँ पर ध्यान देना एक एक शब्दों को लेकर। पश्चगमन की बात अगर हम करते हैं तो ये रिग्रेशन शब्द है। यहाँ वो रिप्रेशन था, ये जो है रिग्रेशन शब्द है। पश्चगमन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण या कठिन परिस्थिति में अपने पूर्व या अपने बचपन के व्यवहार की ओर लौट जाता है। मान लीजिए कोई तनाव हो, कोई टेंशन हो और ऐसी एक्टिविटी कर दे जो बिहेवियर बचपन में कर रहा था, है ना। जैसे मैं कहूँ कि कोई वयस्क व्यक्ति मतलब एडल्ट व्यक्ति गुस्से में आकर रोने लगता है या चिल्लाने लगता है, जैसे कि बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग पश्चगमन। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिलने पर वह माता पिता पर निर्भर होने लगता है, तो वो भी आप कह सकते हो पश्चगमन है, वो भी आप कह सकते हो पश्चगमन है। तो तनाव या भय की स्थिति में व्यक्ति को अपने बचपन जैसे व्यवहार की ओर लौट जाना पश्चगमन कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को और आशा भी कर रहा हूँ कि शायद आप अच्छे से चीज़ें समझ भी रहे होंगे, है ना। जी सर, अब नहीं गलत हो गई है। हाँ बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ो फिर उसका जवाब दो, क्योंकि परीक्षा में जब इस तरीके से आप प्रश्न को पढ़ के जवाब दोगे ना तभी आप कर पाओगे, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट हो रहा है और इसका अभिप्राय क्या बनेगा, बताइए। 3 पॉइंट दिए गए, उसके बाद कूट दिया गया है। इस तरीके के सवाल तो आजकल ट्रेंड में खूब चल रहे हैं, तो प्लीज़ इसका बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड को प्रश्न है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना। मैं बताऊंगा, देखो श्रमिक बाजार में ना बेसिकली क्या कहा गया, श्रमिकों का लैंगिक विभाजन, ठीक है। श्रमिक बाजार में श्रमिकों का लैंगिक विभाजन है, पुनः प्रकट हो रहा है और इसका अभिप्राय क्या है। पहला मैं आपको बता दूं, कहता है कि महिलाएं उन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर कार्य करने के लिए बेसिकली आदी हैं। घर पर करने की आदी
रही हैं, जैसे देखभाल, सेवा, सिलाई, शिक्षा, है ना, ये जोड़ सकते हो, मैं आपको एडवांस में चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरे की बात करता हूँ, वे कार्य निम्न हैसियत के हैं तथा उनके लिए कम भुगतान किया जाता है और पैतृक संबंध अनुच्छल रहते हैं। पैतृक संबंध बेसिकली क्या आते हैं, अनुच्छल रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पैतृक संबंध अनुच्छल का मतलब हो जाता है एक प्रकार से कि पितृसत्तात्मक संबंध बने रहते हैं। इसका मतलब यही है ना, कि निम्न हैसियत होने वाले हैं, कम वेतन वाले होते हैं, पितृसत्तात्मक संबंध में बने रहते हैं। तो जाहिर सी बात है श्रमिकों का लैंगिक विभाजन पुनः प्रकट हो रहा है श्रमिक बाजार में, ये बात सत्य है, ये भी करेक्ट होगा यहाँ पे। और तीसरा कहता है कि यह अंतरण परिवार आधारित पितृसत्ता के उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर जा रहा है। मतलब ये स्थिति ना परिवार आधारित पितृसत्ता के उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर बढ़ रहा है। यानी भले ही महिलाएं श्रम बाजार में आई हों, लेकिन सत्ता संरचना अभी भी पुरुष प्रधान है। आज की बात ले लो, 2025 की बात ले लो, अभी भी पूर्ण रूप से महिलाओं को कहाँ आज़ादी मिल पाई है। हाँ, लोग पढ़े लिखे हुए, शिक्षित हुए, आगे बढ़ रहे हैं, जगह जगह पे बेसिकली उनको प्राथमिकता दी जा रही है, परंतु आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी है, पूर्ण रूप से वो समाप्त नहीं हुआ है। इस तीसरे पॉइंट का कहने का अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा इस प्रश्न का। ठीक है, प्रश्न को जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें आएंगी नहीं। यही चीज़ आप लोगों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रख के सुनना है और समझना है और उसको फिर जाके जवाब देना है। एक शब्द यहाँ पे अनुच्छेद शब्द आ रहा है। अनुच्छेद का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो टूटा या जो क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। ठीक है, बना है, मतलब पितृसत्ता या पैतृक संबंध बना ही है, मतलब टूटा नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, जो अपनी मूल अवस्था में पूरी तरह से बना हुआ है। तो बताओ आज के समय में अपनी मूल अवस्था में पितृसत्ता बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अभी भी तो बना हुआ है। कहाँ पितृसत्ता पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है? नहीं हुई ना खत्म। यस या नो में जवाब दीजिए प्लीज। यस सर। जी तो सर, ये अभी चीज नहीं आप खत्म। जरूर ध्यान रखें। हाँ, अब बढ़िए अगले सवाल की तरफ। आत्मसम्मान डैश है, ये तो सवाल बता दो। क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग कह रहे हैं अस्तित्व। क्या अस्तित्व कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है? व्यक्तित्व अच्छा, व्यक्तित्व नहीं मैम, व्यक्तित्व नहीं होगा। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, आत्मसम्मान डैश है। देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर ये विशेष गुण है। ये आत्मसम्मान ना एक विशेष गुण है, स्पेशल क्वालिटी है। सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण या मूल्यांकन है। अर्थात मेरा कहने का भाव है कि व्यक्ति स्वयं को कितना सम्मानीय, योग्य और सक्षम मानता है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विशेष गुण है। आत्मसम्मान बेसिकली एक प्रकार का विशेष गुण है जो उसके व्यवहार, निर्णय, आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। अतः ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ना कि पहला सही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पहली बार भूदान कहाँ से चलाया गया था? ये तो बड़ा आसान सवाल है भाई, बता दोगे? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पहली बार भूदान चलाने की बात हो रही थी तो आपने बताया पोचमपल्ली, और सही ऑप्शन सेकंड है। भूदान आंदोलन का शुरुआत जानते हैं सर कब हुआ था? अप्रैल सन 1951 में हुआ था, और ये किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, मैं आपको बता दूं यह आंदोलन तेलंगाना तत्कालिक हैदराबाद राज्य के पोचमपल्ली गांव में ये प्रारंभ हुआ था। यहाँ मैं बता दूं आपको एक बात, यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया जाता है जो कोड के आधार पर आइडेंटिफाई करके विकल्पों का चुनाव करना पड़ता है। यहाँ कुछ भूमिहीन किसानों ने विनोबा भावे से भूमि की मांग की थी। तो एक जमींदार थे जिनका नाम था रामाचंद्र रेड्डी। ठीक है, रामाचंद्र रेड्डी ने स्वेच्छा से अपनी 100 एकड़, कितनी 100 एकड़ भूमि दान में दे दी, और यही घटना भूदान आंदोलन की शुरुआत मानी गई।
ठीक है। तो इस प्रक्रिया में एक तो नाम विनोबा भावे का, दूसरा नाम रामाचंद्र रेड्डी का, तीसरी बात 100 एकड़ जमीन, चौथी बात पोशमपल्ली। ये 4 कॉन्सेप्ट, पांचवा आप लिख लीजिए तेलंगाना। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। अगर बना भूदान आंदोलन से तो ये 5 पॉइंट ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। एक सवाल आता है ऋणात्मक वैषम्य, ऋणात्मक वैषम्य वितरण के मामले में ये शब्द है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें बनाएंगा, कौन सा ऑप्शन का चुनाव होना चाहिए? ऑप्शन 3। 16 ऑप्शन 3 सर। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। चलो देखो, ऋणात्मक रूप से असम्मित एक वितरण है ये, म्यूट प्लीज म्यूट रहिए। ऋणात्मक वैषम्य वितरण के मामले में अगर हम बात करें, ऋणात्मक एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव प्रक्रिया में क्या होता है, मीन सबसे कम होता है, मीन सबसे कम होता है, माध्यिका बीच में होती है और बहुलक सबसे अधिक मान होता है। अर्थात यहाँ पे मीन मीडियन मोड का इस तरीके से फॉर्मेट सेट होता है। ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है किस पर कंडीशंस में, तो ध्यान रखिएगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव में। ठीक है, किस में बताइए? निगेटिव में, निगेटिव में सर। हाँ, और आपको अगर मैं बात करता हूँ धनात्मक में, तो धनात्मक वाली प्रक्रिया में विवरण में माध्य सबसे बड़ा होगा, माध्य क्या होगा फिर यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद मीडियम में वही अगर मैं बात करूँगा, यहाँ देखो बेसिकली कम से लिया गया है। आप देखो इस तरीके से एनपीसी पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण में लिखा गया है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि पीछे की तरफ से बनाया गया है ये ऑप्शन को। लेकिन पॉजिटिव वाले बात में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा केवल ये लिखना है, ये सबसे कम, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिखना है। इससे लिख के पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी। और पॉजिटिव वाले में ये सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है माध्य, और माध्यिका बीच में ही रहती है। बहुलक सबसे छोटा होता है, यहाँ पर बहुलक का मतलब होता है मोड, ये सबसे छोटा होता है, सबसे कम कह लीजिए या सबसे छोटा कह लीजिए। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑप्शन धनात्मक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर आपने जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का चुनाव किया है मैडम, ये धनात्मक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो फर्स्ट वाला आपका धनात्मक हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माध्य यहाँ पर बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ये सिंबल है इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, इस सिंबल को हम ग्रेटर लेस देन कहते हैं। ठीक है, लेस देन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों चीज़ें आप समझ के चलना है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में अपराध के विषय में जो वैज्ञानिक है विचारधारा को प्रस्तुत करता है डैश ने। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। थर्ड ऑप्शन ऑप्शन लैम्ब्रोसो। सिजारे लेम्ब्रोसो का नाम आप बता रहे हैं। सिजारे लेम्ब्रोसो ऑप्शन नंबर 3 में है। इटली के ये अपराध शास्त्री और चिकित्सक थे। इन्होंने अपराध शास्त्र के जनक के रूप में जाने भी गए, बात सही है। और सिजारे लेम्ब्रोसो मानते हैं 19वीं सदी से ही कि अपराध जो होता है जन्मजात होता है। अपराध जो होता है यही एक ऐसा विद्वान है जो इनेट बताया है अपराध को। अपराधी व्यक्ति जैविक रूप से भिन्न होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, परंतु अपने सिद्धांत में इन्होंने जन्मजात अपराधी बताया कि बोर्न क्रिमिनल थ्योरी, और उन्हीं के अनुसार अपराधियों के कुछ शारीरिक लक्षण जैसे उभरी हुई जबड़ा हड्डी, बड़ी नाक, लंबे हाथ इत्यादि उनके आपराधिक स्वभाव के संकेत भी दिए। और ये प्रक्रिया बेसिकली लेम्ब्रोसो का नाम आता है। सही ऑप्शन तीसरा यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के नाम पत्र सिद्धांत से संबंधित है। ये सवाल है आपके सामने। सदरलैंड। ओके, और भी कोई बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 18 को बता सके? लैम्ब्रोसो का ही होगा क्या? नहीं सर, नाम पत्र सिद्धांत है ये।
इसको कहा जाता है लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम। हवार्ड बेकर का नाम आता है। हवार्ड बेकर या नामपत्रण सिद्धांत का संबंध बेसिकली प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। ठीक है, इनकी एक किताब थी आउटसाइडर स्टडी इन द सोशोलॉजी ऑफ डिवाइंस करके एक पुस्तक आई थी, और उस किताब में नामपत्रण का सिद्धांत इन्होंने सन 1963 में सर दिया था। ठीक है, 1963 में दिया था, और कहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है। उन्होंने बताया था ये बात, कहा था कि बल्कि समाज द्वारा उसे अपराधी या विचलन का लेबल लगाने से वो अपराधी बन जाता है, ऐसा इन्होंने कहा। हवार्ड बेकर ने। ठीक है, तो ये आप बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनके संदर्भ में, है ना। और वाइट क्राइम कॉलर की बात करते हैं तो वाइट क्राइम कॉलर में सदरलैंड का नाम आता है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। बात समझ में आ रही है मैडम? अभी किसी मैडम ने बताया था जी सर, जी समझ गए सर। जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1963 में नामपत्रण का सिद्धांत, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर, और बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही इजी सवाल। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अंगीकृत ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास कार्यवृत्ति के अनुपालन संबंधित प्रस्तावित सूचकों की संख्या क्या थी या क्या है? ये सवाल जब बनाया गया था तो वर्ष था 2016 का, तो उस आधार पर पूछा गया। आज वर्तमान में कुछ और है, मैं बताऊंगा अभी, बट यहाँ पर आप मुझे जवाब बताएं एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, विकल्प का जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का भी। सर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंगीकृत ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास कार्यवृत्ति का अनुपालन संबंधित प्रस्तावित सूचकांकों की जो संख्या थी वो थी 309। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 में, ठीक है, अंगीकृत एक ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट रखा गया था, एजेंडा रखा गया था 2030 तक। और आप जानते भी हो SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर 2030 तक चलाया गया है। सतत विकास के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो कुल टोटल 17 गोल्स रखे गए हैं, 169 बेसिकली टारगेट्स रखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं कुछ लक्ष्यों को लेकर जो बेसिकली वैश्विक सूचक हैं। वैश्विक सूचक का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। तो इस आधार पे आप ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इससे पहले आप जानते हैं 2000 से लेकर 2015 के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, जिसमें 7 लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें बेसिकली 7 लक्ष्य बनाए गए थे। इंडिकेटर्स के रूप में 28 रखे गए थे। ठीक है, तो ये शब्द आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सर MDG जिसको सर बोलते अभी हैं, करंट का बता दीजिए सर। यही आपका है 309, करंट में 309। अब बेसिकली कुछ किताबों में 400 कुछ समथिंग आता है, बट किताबों को लेकर ना चले, क्वेश्चन पेपर में जब भी आता है तो ये 309 का ही लेकर आता है ना। 400 कुछ है समथिंग में, बट अगर आता है किताब में आपके पेपर में तो 309 ही लगाइएगा। ठीक है, मैंने एक दृष्टि का पढ़ा था नोट्स, तो उसमें 400 समथिंग कुछ लिखा हुआ था, है ना। ICS का SSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सवाल आया था 309 का। ठीक है, विकल्प में 309 आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करता है। प्रभावी समय प्रबंधन है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ, प्रभावी समय प्रबंधन की बात। ठीक है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है, प्रभावी समय प्रबंधन। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए कार्यों को कुशलता पूर्वक पूरा करना, है कि नहीं? तो इनमें बताइए क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, ओके। दूसरा, तीसरा, चौथा है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा सेकंड ऑप्शन की तरफ है। और देखो, दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना ना, दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना,
बेसिकली ये एक रणनीतिक योजना से जुड़ा हुआ क्रिया हो सकती है और होती भी है, मे बी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो 20 में मैं आप सभी से कहूँगा कि इस पहले वाले पॉइंट को रखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को, और अगर फर्स्ट को रखोगे तो केवल एक ही विकल्प है 4 वाला, और यही ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही जाएगा। और अगर मैं इसमें अगर बात करता हूँ तीसरे वाले पॉइंट को, कार्य सूची तैयार करना, ठीक है, मतलब टू डू लिस्ट, दिन या सप्ताह के कार्यों को व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें शामिल होती है। अगर मैं आपसे वही बात करता हूँ, देखो दीर्घकालिक योजना में आपका दोनों योजना आ जाएगी, अल्पकालिक योजना आ जाएगी, अल्पकालिक में दीर्घकालिक नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको एलिमिनेट कर दिया हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरों को कार्य के लिए बेसिकली क्या करना, प्रत्योजित करना, है ना, मतलब एक प्रकार से डिलीगेशंस करना, यानी उपयुक्त कार्यों को अन्य व्यक्तियों को सौंपना ताकि दक्षता बढ़े, इसलिए ये भी पॉइंट शामिल रहेगा। तो सिंपल था ये सवाल, बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ना कि दूसरा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। ठीक है, 21 नंबर का सवाल, और जवाब आपको बताने हैं। क्या ऑप्शन होना चाहिए, प्लीज़ एक बार असहमति दूर करने की विधि बताइए, कौन कौन सी विधि हो सकती है अगर असहमति को दूर करना है तो। सर फर्स्ट ऑप्शन। चौथा नंबर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। असहमति को दूर मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, असहमति का मतलब होता है संघर्ष को दूर करने के लिए। ठीक है, अब इस परिस्थिति में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसके मेथड को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें बेसिकली दी गई होती हैं। जैसे एक बात मैं बताता हूँ आपको, परिहार शब्द के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक परिहार शब्द लिखा हुआ है ना। परिहार का मतलब होता है अवॉइडेंस, मतलब उसको इग्नोर, यानी अस्थायी रूप से विवाद से दूरी बनाना ताकि तनाव कम हो सके और समाधान के लिए वातावरण भी तैयार हो सके। ठीक है, तैयार हो सके। तो इस परिस्थिति में अगर मैं बात करता हूं तो परिहार बेसिकली यहाँ शब्द नहीं होगा, यहाँ इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं परिहार को। एक होता है हमारे सामने अवपीड़न। असहमति बेसिकली क्या करता है, ये दबा देता है, और अस्थाई समाधान ढूंढने का प्रयास करता है अवपीड़न। ठीक है, इसको बेसिकली सप्रेशंस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो पहला वाला पॉइंट आप यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे में, तो परमोर्थमुखी जो है, परमोर्थमुखी ये एक प्रकार से रियायत शब्द है, और इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के हित में समझौता या रियायत देना होता है, इसका मतलब यही बनता है। ठीक है, एक प्रकार से कॉन्शियस शब्द होता है ये, और आप समझौता दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, उसके हित में बात कर रहे हैं, तो ये भी, उससे भी क्या होता है, असहमति संघर्ष दूर होती है। ठीक है, ये भी आपका सही पॉइंट माना जाएगा। विषय पर मानचित्रण की बात आती है, इसको हम लोग ना इशू मैपिंग कहते हैं। जैसे विवाद के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करना होता है, जैसे कहाँ कहाँ विवाद है उस पर अंडरलाइन करना या उसको स्पष्ट करना होता है, पहचानना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, इसलिए विषय पर मानचित्रण भी होगा। तो अवपीड़न, परमार्थोमुखी रियायत और विषय पर मानचित्रण, ये 3 पॉइंट रहेंगे। यानी जैसे अगर मैं बात करूँ तो चौथा वाला पॉइंट ये आपका सही जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आपका गलत माना जाएगा, और पहला 4th वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। सर इसकी और भी विधि है क्या? नहीं, और इसकी कोई विधि नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसमें मेथड्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। 4th नंबर सही है ना? इसमें कोई किताबी लैंग्वेज में ये बात नहीं बताई गई कि यही विधि है जो आप कॉन्फ्लिक्ट को या संघर्ष को दूर कर सकते हो। ठीक है, जैसे जी सर। समझौता, रियायत देना, फिर बिंदुओं पर आप मेन शब्दों को दर्शाना। ठीक है, असहमति को बेसिकली क्या करना, दबा देना, और अस्थाई समाधान ढूंढना, वो बेसिकली अवपीड़न कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द होते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक और सवाल बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्ध विधवा पद को इस सर फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन सर।
अच्छा, 22 वाले का आपने फर्स्ट जवाब दिया है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। देखो, वे महिलाएं जिनके पति गायब हैं परंतु उन्हें मित्र घोषित नहीं किया गया है। मित्र मतलब मृत, मृत का मतलब होता है मृत्यु यानी डेथ, घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। और सही जवाब यही होगा, ऐसी महिलाएं जिनके पति लापता होते हैं, मिसिंग होते हैं, लेकिन कानूनी रूप से मृत घोषित नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली कही जाती हैं अर्ध जो है विधवा पद। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। 23 में देखिए, परियोजना प्रस्ताव में शामिल हो सकता है क्या क्या, परियोजना डी ऑप्शन। प्रस्ताव में क्या क्या शामिल हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 23। The first, second, third. फोर्थ सर। चलिए ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, अब आपके सामने देखो कुछ कूट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को जानना बड़ा ज़रूरी है। परियोजना प्रस्ताव में क्या क्या हम लोग शामिल कर सकते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, संगठन के समक्ष चुनौती है ना, संगठन के समक्ष चुनौतियां हैं, परियोजना के उद्देश्य हो सकता है, ये बात तो सही है भाई, परियोजना प्रस्ताव में शामिल, ठीक है, एक तो ये सही हो सकता है। उसके बाद भी होगा, प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो बजट भी होगा, यानी आपका दूसरा तीसरा तो सही है, ठीक है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, बजट। शब्द है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी को हम लोग देयता कहते हैं, मतलब सामान्यतः वित्तीय वितरण का लेखा रिपोर्ट का भाग होता है, ये परियोजना प्रस्ताव नहीं है, इसे आप हटा सकते हो। और देखो, संगठन के समक्ष चुनौतियां हैं, मतलब जरूरत, समस्या या आवश्यकता का विवरण जिससे परियोजना की जरूरत सिद्ध होती है, उस आधार पर बनाया जाता है। परंतु यहाँ परियोजना प्रस्ताव में जो शामिल होगा ना, प्रस्ताव में मतलब मेन पॉइंट में, प्रोजेक्ट प्रपोजल में, प्रोजेक्ट प्रपोजल में हम लोग शामिल करते हैं क्या क्या, एक उसका मोटो शामिल करते हैं और एक उसमें बजट शामिल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि दूसरा और तीसरा केवल आप चुनिएगा, पहले वाले को हटा दीजिए, चुनौतियां नहीं, चुनौतियां तो हम बाद में देखेंगे ना, प्रस्ताव में देखिए, हम निष्कर्ष में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तब जाके हम फिर वहाँ पे देखिए, कोई बच्चा भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सही से पढ़े, किसी अन्य लोगों से बातचीत ना करें, ठीक है, म्यूट हो जाएं प्लीज। ये भाई कौन है, बहुत दिक्कत। जी सर, सॉरी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2016 के अनुसार विशेष गृह क्या हो सकता है, ये सवाल है। चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की बात हो रही है। अच्छा, ये तो वही सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर आपको मैंने बोल ही दिया इंग्लिश में, थर्ड वाले ऑप्शन का, कानून के विरुद्ध। हाँ, कानून के कानून के विरुद्ध। विरुद्ध। और बेसिकली किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम है, ये 2015 और 16 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। विशेष गृह का मतलब होता है स्पेशल होम, मतलब ये वो स्थान होता है जहां ऐसे किशोरों को रखा जाता है जो कानून के विरुद्ध अपराध करने के दोषी पाए गए हों, है ना। यहाँ बेसिकली क्या होता है, उन्हें सज़ा नहीं मिलती है बल्कि उन्हें सुधारात्मक सेवाएं दी जाती हैं। जैसे में सुधारात्मक सेवाएं जानते हैं सर, क्या हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, काउंसलिंग हो सकती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण हो सकता है, ठीक है। ये इसके अलावा मैं आपको ना दो शब्द और बताऊंगा। एक शब्द यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, आपने सुना होगा ऑब्जर्वेशनल होम, ऑब्जर्वेशनल होम आप लिखते रहिएगा, ये भी परीक्षा में आता है। ऑब्जर्वेशनल होम का मतलब होता है न्यायिक प्रक्रिया के दौरान रखे जाने वाले बच्चे ऑब्जर्वेशनल होम में रखते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में रहेंगे, मतलब प्रोसेस चल रहा है जस्टिस के रूप में, उसको ऑब्जर्वेशनल होम कहा जाता है। मतलब उनके अपराध पे बेसिकली भी अब पूर्ण रूप से अपराधी नहीं हो गए हैं, उस पर प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया। एक होता है चिल्ड्रंस होम, ठीक है। चिल्ड्रंस होम की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, और मैं यूनिट नंबर 10 पढ़ाया हूँ। अगर यूनिट नंबर 10 की पूरी वीडियो और पीडीएफ आपने देखा है तो ये सवाल के संदर्भ में जितने पॉइंट हैं, जितने भी ऑप्शंस लिखे गए हैं, ये सारे के सारे आप समझ जाओगे, ठीक है। यूनिट नंबर 10 करवा चुका हूँ, अभी तक आप जानते भी हो यूनिट नंबर 10 कंप्लीट है। यूनिट 1 2 3 4 5 6 इतना यूनिट आपका कवर हो चुका है। 6 का लास्ट पॉइंट चल रहा है, कल क्लास में आपको मैं समाप्त कर दूंगा 6, उसके बाद 7 8 और 9, ये 3 यूनिट बचेंगे आपके, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं एक और सवाल की तरफ।
अगला सवाल हमारे सामने आएगा, ये देखिए मेटा संचार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले पेपर में मतलब फर्स्ट पेपर में भी ये सवाल आ सकता है। प्लीज जवाब बताइए, मेटा संचार। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 25 का, क्या बात सही है? जी सर, संसार के बारे में, संसार। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मेटा संचार, यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, तो सही विकल्प की प्रक्रिया में ये अवाचिक संकेत होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पैरा लैंग्वेज नहीं होगा। अभी आपको सुनना है बात को पहले ध्यान से। देखिए मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो एक है हमारे सामने वर्बल बिहेवियर आता है, एक हमारे सामने आता है नॉन वर्बल बिहेवियर आता है। ये बेसिकली कुछ पार्ट हैं, है ना। अब मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है संचार के बारे में संचार। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है संचार के बारे में संचार, अर्थात जब हम ये व्यक्त करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं, तो वह मेटा संचार होता है। हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं, ये बात दर्शाता है मेटा कम्युनिकेशन। अब जो वर्बल बिहेवियर होता है सर, वर्बल बिहेवियर ये बोले गए शब्दों के द्वारा संदेश होते हैं, उसको वर्बल बोलेंगे, बोले गए शब्दों के द्वारा संदेश होता है वो। और अवाचिक का मतलब होता है नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब होता है एक प्रकार से संकेत, जैसे हाव भाव। मेटा संचार क्या कहता है? हाव भाव। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाव भाव, चेहरे के भाव, चेहरे का भाव। आवाज की टोन, आवाज की टोन, बोलने का तरीका, शरीर की भाषा, शरीर के बाद हम फिजिकल मूवमेंट, शरीर की भाषा, ये कुछ संकेत बता रहा हूँ। ठीक है, ये दर्शाता है नॉन वर्बल क्यूज। अतः आप सभी बच्चे से कहूँगा कि मेटा कम्युनिकेशंस आपका जो कहलाता है वह अवाचिक संकेत होता है, वो संकेत होता है। वो क्या होता है? संकेत होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु एक बच्चे ने कहा पैरा लैंग्वेज शब्द भी, ठीक है, पैरा लैंग्वेज शब्द को भी दर्शाया था। इसका मतलब सुनिए, बोली जाने वाली भाषा के साथ जुड़े हुए ध्वनि संबंधित गुण या संकेत जो भावना, जोर या अर्थ को व्यक्त करे। मेरा कहने का मतलब पिच, जैसे आवाज़ ऊंची या नीची करके बोले। ठीक है, बोलने की गति यानी स्पीड, आवाज़ का स्तर वैल्यूम, ठीक है, ठहराव या जोर देकर बोलना, है ना। कोई कहे ठीक है, यदि शांत स्वर में बोले तो सहमति, यदि ऊंचे स्वर में बोले तो नाराजगी कह सकते हो या व्यंग कह सकते हो। शब्द यही हैं, लेकिन पैरा लैंग्वेज बदलने से भावना और अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो पैरा लैंग्वेज बेसिकली वाचिक और अवाचिक पक्ष के संदर्भ में तो आते हैं, मेटा कम्युनिकेशन के संबंध में तो आते हैं, परंतु ध्वनि और बोलने का तरीका यहाँ पर बदल जाता है। बस इतनी सी बात रहमान। तो यहाँ दोनों का मिश्रण कह लीजिए, तो इन दोनों का मिश्रण पैरा लैंग्वेज का पैटर्न बनेगा, परंतु ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, जब सहक्रिया होती है और उसका विकास होता है तब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26, सर 4। ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, जब सहक्रिया होती है और उसका विकास होता है तब कंडीशन दल के सदस्य अपने कार्य भावपूर्वक ढंग से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है। कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए जब किसी दल का मतलब क्या होता है? ग्रुप। दल का मतलब क्या होता है भाई? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में सहक्रिया का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। और विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है, मतलब एक दूसरे के साथ संवाद बढ़ाते हैं, समूह भावना विकसित करते हैं और वे अपने कार्यों को भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग की भावना से करने लगते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ग्रुप फॉर्मेशन की आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी।
फॉर क्या नाम, परफॉर्मिंग स्टेज। ये परफॉर्मिंग स्टेज का एक लक्षण है कि दल सदस्य के अपने कार्य भावपूर्ण ढंग से शुरू करते हैं तो ग्रुप करते हैं, और सही प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर, ना कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसे कौन से तत्व हैं जो ये निर्मित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है? 4 ऑप्शन, फिर उसके बाद कूट है। जवाब बताएं। सर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट बता रहे हैं आप, और चलिए अच्छा मैं बताता हूँ। ऐसे कौन से तत्व हैं जो निर्मित करते हैं एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है? जैसे मैंने कहा आपके सामने देखो, आई एम नॉर्मल, मतलब एक सवाल, ये यूनिट नंबर 2 आपने पढ़ा होगा। यूनिट नंबर 2 में एक नॉर्मल और एक एब्नॉर्मल के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति या क्रिया को एबनॉर्मल मानने के लिए कुछ एलिमेंट देखे गए हैं। जैसे मैं कष्ट की बात करता हूँ, कष्ट का मतलब होता है डिस्ट्रेस, व्यक्ति स्वयं या अन्य को मानसिक और भावनात्मक पीड़ा पहुंचाता है, तो ये पार्ट बन सकता है। बात करता हूँ मानकों की अवहेलना करना, मतलब व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से जब भिन्न होता है तो इसका मतलब होता है कि मानकों की वो अवहेलना करना। और नियंत्रण की कमी, इसका मतलब है कि लैक ऑफ कंट्रोल, व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, इसलिए इस पार्ट को दर्शाएगा। असुरक्षा की बात करता हूं तो देखिए, सामान्यता जो है असामान्यता का निर्धारण करने वाला कुछ प्रमुख एलिमेंट होते हैं जहां आप असुरक्षा भी महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी करेक्ट होंगे, और ऑप्शन नंबर किसी बच्चे ने बताया था फर्स्ट, तो पहला वाला ही विकल्प यहाँ पे सही होगा। सवाल बहुत आसान था कि वो कौन से एलिमेंट है जो ये निर्मित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है, तो सारे शब्द तो असामान्य है। कष्ट असामान्य है, अवहेलना असामान्य है, नियंत्रण में कमी असामान्य है, असुरक्षा भी असामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट सही माने जाएंगे, पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए विकल्प सही होगा। विशेष गुण के विकारों को जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 28 में, बताएं। व्यक्तित्व विकार। ओके, सर पहला सर पहला ऑप्शन व्यक्तित्व विकार के नाम से आपने संबोधित किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बात को ध्यान से समझिएगा। विशेष गुणों के विकारों को जाना जाता है, आपने सही बताया है। व्यक्तित्व विकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और व्यवहारों का एक वर्ग है। व्यक्तित्व विकार से विभिन्न प्रकार के बेसिकली व्यवहार की प्रवृत्ति को मिलती हैं, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यही माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पैरानाइड व्यक्तित्व विकार होता है, ठीक है, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार होता है। ये गुण वो होते हैं जो सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग ना अक्सर समाज के साथ अनुकूलन रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसको व्यक्तित्व विकार कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं एक और 29 में। 29 हमारे सामने कहता है कि विभिन्न मदों की लेकर बात हो रही है। 29 में विभिन्न मदों की सापेक्ष तीव्रता निर्धारित करने हेतु किस अनुमाप का उपयोग किया जाता है, यह है सवाल। 4 विकल्प हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, ये यूनिट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। 29 का ऑप्शन बी लिंकर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंकर्ट मापनी होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। दृष्टिकोण या राय मापने के लिए 1 से लेकर 5 तक की सहमति मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। बोगार्ड का मापनी जो है वो सामाजिक दूरी का मापन है, ये आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया भी है, सामाजिक दूरी का मापन है इनका। थर्स्टन एक स्केल है, बेसिकली क्या है, समान प्रकट अंतराल का अनुपात है, मतलब अनुमाप है। ठीक, एक प्रकार से स्केल है। तो जहाँ बेसिकली राजनीति
जातीयता, सामाजिक दृष्टिकोण ना, जब किसी विषय पर तीव्रता और महत्व का मूल्यांकन होता तब होता है वो थर्स्ट मापनी। ठीक है। एक गुटमैन है जहाँ क्रमबद्ध और राय व्यक्त किया जाता है, क्रमबद्ध राय व्यक्त किया जाता है, उसको गुटमैन कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में कार्यक्रम आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये क्वेश्चन नंबर 30 है। बताएं। सर समूह नेता। क्वेश्चन नंबर 30 में आप कह रहे हैं समूह नेता नहीं। सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में कार्यक्रम आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो समूह कार्यकर्ता ही तो होगा, उसी के मार्गदर्शन के साथ समूह के सदस्य भी जिम्मेदार होंगे, है ना। तो समूह कार्यकर्ता मार्गदर्शन और सुविधादाता की भूमिका निभाता है ना। कार्यक्रम की जिम्मेदारी समूह के सदस्यों की होती है, लेकिन समूह कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। इसलिए आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बोलो। जी सर। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। एक मिनट आगे, एक और सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के बीच में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन नंबर 31 संबंध पूछा गया है। देखिए, सामुदायिक विकास एक क्षेत्र है जिसमें सामुदायिक संगठन का अभ्यास व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक संगठनकर्ता के द्वारा किया जाता है ना। एक बेसिक अंतर पूछा गया या उन दोनों के बीच में एक संबंध पूछा गया है इस सवाल के आधार पे, है ना, इस सवाल के आधार पे। तो मैं आपके बच्चों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर डी वाला विकल्प 31 का, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। सामुदायिक विकास समाज कार्य का एक प्रमुख क्षेत्र है, फील्ड ऑफ सोशल वर्क है, जहाँ सामुदायिक संगठन एक विधि का व्यावसायिक सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो समाज कार्य की मुख्य विधियों में से एक विधि है सामुदायिक संगठन, है कि नहीं, जहाँ बेसिकली समुदाय की समस्या की पहचान, संसाधनों का कोऑर्डिनेशन करना और साझा एक्शन को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 सही है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता है जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं होती है? ये सवाल है। 32 नहीं होती है, क्या नहीं होगा बताओ? हाँ, भागीदारी में नहीं पड़ता। अच्छा, भागीदारी में निपुणता नहीं होती है। ओके, और मूल्यांकन में निपुणता 4 भी आ रहा है ऑप्शन, और 3rd भी ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का जवाब। मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि निपुणता जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में, प्रैक्टिस में, किस अभ्यास में, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, प्रैक्टिस में, सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है। तो बताइए अभ्यास में कहाँ से जरूरत पड़ेगी भागीदार लोगों को जोड़ने की? तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि समूह भावना के साथ कार्य करने की निपुणता तो होती है पहले पॉइंट में, ठीक है, कार्यक्रम विकास करने की भी निपुणता होती है, और मूल्यांकन का मतलब होता है सर कि समूह की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करना। लेकिन भागीदारी की निपुणता समूह कार्यकर्ता की एक सदस्यी विशेषता है। क्या है? सदस्यी, मतलब मेंबरशिप वाली, ठीक है, सदस्यी एक प्रकार की ये विशेषता है, ना कि कार्यकर्ता की व्यावसायिक निपुणता है। ठीक है ना। कार्यकर्ता भागीदारी को प्रोत्साहन करता है, पर स्वयं भागीदार में निपुण होना उसके लिए एक मुख्य तकनीकी कौशल नहीं माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन तीसरा होगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे तीसरा विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया प्रतिमान डैश का प्रारूप है। ये तो बहुत आसान सवाल है, आप बता भी दोगे। 33 का सही ऑप्शन पहला होगा, सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप होता है। सही ऑप्शन आपका यही माना है ना। अगर हम बात करेंगे तो विकल्प नंबर
फर्स्ट का करेक्ट जवाब होगा। सोशल एक्शन के अंतर्गत आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, विट्रो का मॉडल पढ़े हैं आपने, सामाजिक क्रिया का लोकप्रिय मॉडल अभिजात मॉडल पढ़े हैं आप। तो सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का प्रतिमान है, ये बात ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो विट्रो के द्वारा ये चीज़, अब ये देखो चेतना संचेतना में पाउलो फ्रेरे का नाम आएगा, विट्रो का नाम बेसिकली लोकप्रिय और विधायी प्रक्रिया में भी आएगा, ठीक है, लेकिन सारे प्रत्यक्ष शारीरिक वाले में संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप का पैटर्न दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाता है, जैसे संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप का मतलब भी होता है अभिजात व्यक्ति स्वरूप, इसका मतलब होता है अभिजात, है ना, अभिजात। अभिजात इग्नू की किताब में लिखा हुआ शब्द है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें परिवर्तन का नेतृत्व उच्च वर्ग और प्रभावशाली लोग रहते हैं, है ना, उच्च वर्ग और प्रभावशाली लोग रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, टॉम ए हैरिस ने समव्यवहार विश्लेषण में एक व्यक्ति दूसरे के बारे में विचार रखता है, जिसे 4 संभावित जीवन है स्थितियों का वर्णन करता है, ठीक है, और इसी स्थिति के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चुनाव करना है, कौन सी प्रक्रिया किस तरीके से आएगी, बताइएगा। 34 का सही विकल्प, मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक हैं, पहला पॉइंट सबसे प्रथम या सर्वोच्च रूप में रखा गया है और इस क्रिया को बेसिकली ये दर्शाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि इसका चुनाव करें सर्वप्रथम आप, ये पॉइंट सही जाएगा। सर सेकंड ऑप्शन नहीं हूं आप ठीक हैं, यानी ये पहला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरे की बात करता हूं, दूसरे प्रक्रिया में मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक नहीं हैं, टॉमस ए हॉरिश ने 1969 में ये बात बताया था, 1969 में ये बात बताया था, आई एम ओके यू आर ओके प्रक्रिया को लेकर। ये ट्रांसएक्शनल एनालिसिस एक थ्योरी है, लाइफ जीवन के 4 पोजीशंस बताए गए हैं, जीवन के 4 पोजीशंस बेसिकली बताए गए हैं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक नहीं है, ये आपका दूसरा पैटर्न बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं है, यानी ये चौथा बनेगा, और लास्ट में दूसरा आ जाएगा मैं ठीक हूं आप भी ठीक हैं। ये बेसिकली क्लॉकवाइज चल रहा है, अब आप ठीक हो गए, ठीक है, ये लास्ट में प्रोसेस आता है ना, व्यवहार तो बेसिकली लास्ट में ही सुधारा, अब सामाजिक कार्यकर्ता हो आप उसको ठीक कर दोगे, इस परिस्थिति में आप समझो कि आपने उसको सक्षम बना देना है, ठीक है, तो लास्ट प्रक्रिया में, ठीक है, परिस्थिति बेसिकली अनभिज्ञ हैं आप या स्टडी के रूप में आप आ रहे हैं, सर्वप्रथम आपको यह स्टडी करनी है, तो मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे डेटा पता नहीं है, इस परिस्थिति को समझो, फिर आप ठीक हैं, ठीक है, आप उनसे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा आ रहा है, और वहाँ पे जब आप कोई प्रोसेस बना रहे हैं, कोई प्रक्रिया बना रहे हैं जहाँ आप बातचीत भी कर रहे हैं सेवा के साथ, तो मैं ठीक नहीं हूँ आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, राय मशवरा लेकर आप उसके पर टेक्निक लगाकर उसके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ठीक हूँ आप ठीक नहीं, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, एक्शन चल रहा है, लास्ट में क्रियाएं क्या होती हैं, आपका सक्षम हो जाती है। तो एक प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, और ये चीज़ें बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए या आत्मसम्मान के आधार पे हम उन चीज़ों को साझा करते हैं या उन चीज़ों को उसके साथ एक्टिविटी का संचालन करते हैं। ये बहुत बढ़िया थ्योरी है, और ये थ्योरी 1969 में थॉमस ए हॉरिश के द्वारा दिया गया था। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, बहुत फेमस सवाल है ये मेडिकल सोशल वर्क का, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है, देख ही रहे हैं आप लोग, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी आ जाए आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉम्पटन और गेल्वे ने समस्या समाधान के प्रतिमान के संपर्क फेज में चरणों को सही अनुक्रम दर्शाया है, क्या होना चाहिए? 35 बताएं। दूसरा दूसरा कह रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ देखिए अगर आपने कहा कि समस्या की पहचान होना चाहिए,
ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्य की पहचान होनी चाहिए। फिर उसके बाद संविदा का पैटर्न, मतलब कंट्रैक्टिंग का पैटर्न, संविदा। बेसिकली आपने क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया यानी अन्वेषण किया। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा करेक्ट माना जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक प्रारंभिक चरण है जो सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कॉम्पटन और गैलवे के द्वारा ये विकसित किया गया है ये प्रक्रिया, ये फेजेस। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्टी सिक्स नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से आयोगों को सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आयोग अगर आपको पता होगा, देखो मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था, शायद कल या परसों की क्लास में ये नोट करवाया है आप लोगों को, है ना। तो अगर पता होगा तो आप आसानी से कर दोगे, अगर याद किए हैं तो, है ना। राष्ट्रीय सूचना का एक अधिकार है। फोर। फोर। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब, 36 के जवाब में आप 4 कह रहे हैं। ओके, अच्छा ये एक बात बताओ, ये पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था? हाँ बताओ। 1992। 1992 या 1993? राष्ट्रीय 1990 आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया था? सर 1993 में। महिला आयोग नहीं सर, पिछड़ा वर्ग। नहीं, इसका बताओ ना, राष्ट्रीय महिला। सर 92 92 1992 लगाओगे या 1990 लगाओगे? यहाँ पर देखो 1992 में एक अधिनियम का नाम लिया था ना शायद मैंने, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम था शायद। नहीं 1992 लगाओ। चलो अच्छा ठीक है, 92 होगा सर। चलो 92 लगाते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1994, और उसके बाद राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005। जी सर। है ना। चलो अब क्रम करना है कि सबसे पहले स्थापित होने के बाद सबसे पहले कौन स्थापित हुआ? 1992, यानी तीसरा, यही ना, तीसरा। फिर उसके बाद चौथा 92, 93, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद पहला। तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, 36 का विकल्प बी होना चाहिए। यस या नो? बोलो। सर जी सर। चलिए आगे बात करते हैं। अनोखापन किसको कहते हैं? हर एक बच्चा यूनिक है। अनोखापन, अनोखापन वैयक्तिकरण। हाँ, व्यक्तिकरण यानी दूसरा। वस्तुनिष्ठता, भावनाओं को उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्त करना, यानी 4। कोई पूर्वाग्रह नहीं है, यानी स्वीकार कर लिया आपने, जो जैसा है वैसे ही स्वीकार कर ले रहे हैं आप, है ना, भेदभाव नहीं, यानी 1। औचित्य यानी अनिर्णायक मनोवृत्ति को दर्शा रहे हैं। औचित्य मतलब डिसीजन लेने के लिए आप उसकी एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं। औचित्य यानी तीसरा। तो 2, 4, 1, 3 कहाँ पर है? पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए एक बार। एक्स थ्योरी के बारे में पता होगा। एक्स थ्योरी निर्देशित देने का दावा करता है। एक्स थ्योरी थर्ड, ठीक है। वाई थ्योरी आत्मनिर्देश और आत्मनियंत्रण की बात करता है। थ्योरी जेड वह व्यवस्था कम औपचारिक है। द्विकारक सिद्धांत कौन सा बनेगा? द्विकारक सिद्धांत
एक ही बचा है प्रेरणा दूसरा अभी प्रेरणा और स्वच्छता। स्वच्छता। हाँ 3 4 1 2 किसी ऑप्शन में है? 3 4 1 2 हाँ ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ये थ्योरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ है ना, आपको बताया हूँ एक्स थ्योरी के बारे में, वाई थ्योरी के बारे में, है ना। और मैं चाहूँगा कि इसे आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। नोट कर लीजिएगा कॉपी पर भी अपने। सर ये किस यूनिट में था? ये थ्योरी किसी यूनिट से संबंधित नहीं है सर, ठीक है। ये थ्योरी ग्रेगर के द्वारा, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था 1960 में, ठीक है। और एक विलियम ओची है, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। द्विकारक ये जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं ना 1959 में किसने दिया था जानते हैं आप लोग? हसबर्ग ने दिया था, हसबर्ग ने दिया था। मोटिवेशन पे आधारित था, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे जोड़ दिया था दूसरे वाले का प्रेरणा, क्योंकि इनका थ्योरी मोटिवेशन पे आधारित है, 1959 में आया था, ठीक है। और जो थ्योरी है विलियम ओची ने दिया था 1981 में, 1981 में दिया था। और ये थ्योरी जापान के अमेरिकी प्रबंधक थे, उन्होंने किया था। भरोसे पर आधारित कार्य को लेकर कर्मचारियों पर आधारित था ये कार्य। और एक थ्योरी वाई थी जो बेसिकली लोग किसी काम को स्वाभाविक मानते हैं, ठीक है। और एक थ्योरी वाई यक्स थी जो लोग काम पसंद नहीं करते, उन्हें मजबूर और नियंत्रित करने का काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी एक्स वाई था, ये मैकग्रेगर का था, दोनों मैकग्रेगर का है, सन 1960 की है ये। तो याद रखिए 1981 1959 ये इतने नाम हैं आप लोगों के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। 3 विद्वानों के नाम है इसमें, 3 विद्वान, ठीक है। 3 विद्वान है इस थ्योरी में। आसान सवाल है बट फैक्ट से पूरा भरा पड़ा हुआ सवाल है ये, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे मैं कल करवा दूंगा, है ना, ठीक है। टाइम हो गया है आज के लिए बस। थैंक यू। बाकी हाँ बाकी दूसरे दिन करेंगे हम लोग इस पे बातचीत।